नमस्कार, आज है 8 नवंबर, दिन मंगलवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की सुर्खियां। भारत में खत्म हुआ साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। कई शहरों में दिखा अद्भुत नजारा। दुनिया के कई देशों में चंद्र ग्रहण दिखा। G20 की भारत की अध्यक्षता के लोगो और वेबसाइट का पीएम मोदी ने किया अनावरण। G20 के लिए दिया मंत्र, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इंडिया 360 में बताएंगे G20 की अध्यक्षता करेगा भारत, किन मुद्दों पर होगा फोकस और इसके मायने क्या है। यूक्रेन से जंग के बीच रूस पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर। रूसी विदेश मंत्री लावरोव से की मुलाकात, कहा हम शांति के पक्षधर। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड पाकिस्तान के बीच कल पहला सेमीफाइनल। 10 नवंबर को भारत के इंग्लैंड से जंग। टीम इंडिया ने जमकर की प्रैक्टिस। तो ये थी हेडलाइंस। अब सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, पूरे दिन का फ्लो आपको बताते हैं। दिन भर का अपडेट, दिन भर की कहानी। देखिए, आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देने उनके घर पहुंचे। पीएम मोदी करीब आधे घंटे तक लालकृष्ण आडवाणी के घर रहे। पीएम मोदी से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आडवाणी के घर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। लालकृष्ण आडवाणी आज 95 साल के हो गए हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और 10 बार के विधायक मोहन सिंह राठवा ने आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि राठवा पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे। अब खबर यह है कि राठवा जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बताएं कि मई महीने में मोहन सिंह राठवा ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि अब मैं युवाओं को मौका देना चाहता हूं। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार में जमकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोरबी पुल हादसे को लेकर अब तक किसी ने न माफी मांगी, न किसी ने इस्तीफा दिया, जबकि इस हादसे में 135 लोगों की जान चली गई। चिदंबरम ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि गुजरात सरकार मुख्यमंत्री नहीं चलते, बल्कि इसे दिल्ली से चलाया जाता है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में KGF 2 के गाने को इस्तेमाल करने को लेकर कर्नाटक की एक निचली अदालत के आदेश पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने के आदेश पर रोक लगाई है। निचली अदालत के आदेश को कांग्रेस ने आज कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। साथ ही मामले में हाई कोर्ट ने कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर कंपनी से स्क्रीनशॉट भी मांगा है। आपको बताएं कि कांग्रेस की तरफ से बिना बताए KGF 2 के गाने को यात्रा के वीडियो के में इस्तेमाल किया गया था। हाईकोर्ट ने कांग्रेस को कल तक अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम की सभी कॉपीराइट सामग्री को हटाने को कहा था। और इधर महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज पर बनी फिल्म हर हर महादेव को लेकर सियासत गर्मा गई है। एनसीपी के प्रमुख नेता जितेंद्र आवाड ये कहते हुए इस मूवी का विरोध करते हुए नजर आए कि इस फिल्म में गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। ठाणे की एक मूवी थिएटर में हर हर महादेव फिल्म दिखाई जा रही थी। तभी एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड और उनके समर्थक वहां पहुंचे और उन्होंने इस फिल्म को रुकवा दिया। आरोप है कि एनसीपी कार्यकर्ताओं ने फिल्म के दर्शकों को भगा दिया, उनसे मारपीट भी की। आपको बताएं कि इस मामले में एनसीपी के 100 कार्यकर्ताओं पर भी केस दर्ज किया गया है। भारत और फ्रांस की वायुसेना आज राजस्थान के जोधपुर में गरुड़ 7 द्विपक्षीय अभ्यास में शामिल हुई। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और आपसी हित के क्षेत्रों के सहयोग को मजबूत करने के लिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने राफेल लड़ाकू जेट से उड़ान भरी। वहीं फ्रांसीसी वायुसेना प्रमुख जनरल स्टीफन ने भारतीय रूसी मूल के सुखोई 30 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि गरुड़ एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे पायलटों और चालक दल को फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के सर्वोत्तम पैकेजों के बारे में बताता है और बिल्कुल ऐसा ही अवसर फ्रांस को भी मिलता है। और आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण समाप्त हो चुका है। भारतीय समयानुसार ये चंद्र ग्रहण शाम 6:20 पर समाप्त हुआ। भारत में कोलकाता, कोहिमा, पटना, रांची और ईटानगर में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा गया, जबकि देश के अन्य हिस्सों में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखा।
ये चंद्र ग्रहण उत्तर पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में दिखाई दिया। भारत में सबसे पहले 4:23 पर अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। इसके बाद कोलकाता, पटना, रांची और कोहिमा में भी पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखा। और अब बात करते हैं कवर स्टोरीज की। दिल्ली के छावला गैंगरेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल बाद सोमवार को तीनों दोषियों को रिहा कर दिया, जबकि हाईकोर्ट और निचली अदालत ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को बरी किया, यह पूरा मामला दरअसल 2012 का है। दिल्ली के छावला इलाके से 9 फरवरी 2012 को उत्तराखंड की 19 साल की लड़की का अपहरण किया गया था। अपहरण करने के बाद उसका गैंगरेप हुआ और फिर उसकी निर्मम और जघन्य हत्या कर दी गई। पीड़िता का शव 5 दिन बाद 14 फरवरी को हरियाणा के रेवाड़ी में एक खेत में मिला और ये क्षत विक्षत हालत में था। उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। ये चोटें कार के औजार और दूसरी चीजों से हमले के कारण आई थी। लड़की से गैंगरेप के बाद उसके शरीर को सिगरेट और गर्म लोहे से दागा भी गया था। चेहरे और आंखों पर तेजाब डाला गया था। पीड़िता मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी और दिल्ली में वो छावला इलाके में रहती थी। इस पूरे मामले में दुनिया के सामने इस जघन्य हत्याकांड की जब कहानी सामने आई तो हर किसी का दिल दहल गया। मामले में दिल्ली के नजफगढ़ में केस दर्ज हुआ। इस केस में रवि कुमार, राहुल और विनोद नाम के 3 शख्सों को आरोपी बनाया गया। करीब 2 साल बाद यानी कि 2014 में निचली अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया। उन्हें फांसी की सजा दी गई। 2014 में ही अगस्त में हाईकोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने दोषियों को सड़कों पर घूमने वाले हिंसक जानवर कहा, जो हर वक्त शिकार की तलाश में रहते हैं। इतनी तल्ख टिप्पणी करी और कहा कि इनसे हर हाल में समाज को बचाने की जरूरत है। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोषियों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। दिल्ली पुलिस ने सजा कम किए जाने का विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह अपराध केवल पीड़िता के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह समाज के खिलाफ अधिकार है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम दोषियों को किसी भी तरह की राहत दिए जाने के खिलाफ हैं, लेकिन इन सब दलीलों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में जजों के पैनल ने तीनों दोषियों को बरी कर दिया। और जब से यह फैसला आया है, तब से पीड़िता के परिजन टूट गए हैं। समाज में जबरदस्त नाराजगी है। माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि हम 12 साल से संघर्ष कर रहे थे, हमारा संघर्ष नजरअंदाज क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो दोषी थे वो तो छूट गए, लेकिन जो पीड़ित थे यानी कि हमें सजा क्यों मिली। मैं हार गई, ये कहते हुए किरण नेगी की मां खुद को संभाल नहीं पा रही हैं। परिजनों को समझ नहीं आ रहा कि अब उनके लिए आगे की राह क्या है। आखिर वो इंसाफ के लिए कहां जाएं और क्या करें। और आइए इसीलिए आज हमने ये फैसला किया कि हम इस सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, इसके कानूनी पक्षों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार के डिप्टी एडवोकेट जनरल डॉक्टर मनोज गोरकेला साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मनोज, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट पे एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनोज गोरकेला, संदेह का लाभ, जजमेंट में साफ ये शब्द लिखे हुए हैं। हम जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल जजेस मॉरल कन्विक्शन या सस्पिशन के आधार पर फैसला नहीं लेते, वो मेरिट्स और इन अकॉर्डेंस विद द लॉ अपने फैसले सुनाते हैं। फिर भी संदेह का लाभ दिया गया है आरोपियों को। जहां तक मेरी समझ है ये क्लीन चिट नहीं है, तो क्या हम ये माने कि किरण के परिजनों के पास अभी आगे की कोई उम्मीद है सर? एक्चुअली इस केस में ये एक ऐसा केस है जो बहुत ही मेरे को 22 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। मेरी लाइफ में इस तरह के केसेस बहुत कम होते हैं जिसमें 365, 376, 376 2G, 302, 301, 34 और 377 जैसी धाराएं हों। और कुछ ही केस होते हैं, 1% केस ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है
और इस केस में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारिका में स्पेशल बनाई गई, सारे विटनेसेस हुए, सारे क्रॉस एग्जामिनेशन हुए, और इतनी पूरी जद्दोजहद के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जजमेंट पास किया। और ये जजमेंट जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पास किया और बहुत फास्ट वर्क हुआ। 9 फरवरी 2012 को ये एफआईआर हुई और 26/5/2012 को इस पे चार्जशीट फाइल हुई, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 19/12/2014 को 2 साल के अंदर फास्ट ट्रैक में इसका जजमेंट आया। हाई कोर्ट ने जजमेंट इमीडिएटली 6 महीने बाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया 26/8/2014 को। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट आया है, जब स्पेशल ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आया है और हाई कोर्ट का, और मैं जजमेंट को पढ़ रहा था, मैं जजमेंट को पूरा पढ़ रहा था, इसमें जो चौथा नंबर पॉइंट है उसमें खास तौर से लिखा है टू डेथ फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 302। और इतने सारे जघन अपराध में मैं बड़ा हैरान हूं किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तीनों लोगों को एक्विटल कर दिया। अब बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब क्या है? क्या इन्वेस्टिगेशन में कमी थी? क्या इन्वेस्टिगेशन में जिन लोगों को हमने अरेस्ट किया, देखो मर्डर तो हुआ है, आंखें में तेजाब डाली गई है, बड़ा हॉरिबल और रियर टू रियर मर्डर केस है। इंदिरा गांधी मर्डर केस में कहा गया था रियर टू रियर मर्डर केस। बहुत बहुत कम केस होते हैं जिनमें रियर टू रियर मर्डर केस बोला जाता है। रियर टू रियर मर्डर केस है, खौफनाक मर्डर केस है। ऐसे केसेस में क्या उन तीनों को इसलिए छोड़ा गया कि वो थे ही नहीं उसमें? ये बेनिफिट ऑफ डाउट था, इन्वेस्टिगेशन पार्ट था, ट्रायल पार्ट था। लेकिन जिस तरह का जो जजमेंट आया है, ये जजमेंट को, इसमें रिव्यू पिटिशन हम जो है पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें रिव्यू पिटिशन फाइल हो। आर्टिकल 137 में रिव्यू पिटिशन फाइल होती है, उसके बाद क्यूरेटिव पिटिशन फाइल होती है, इसमें क्यूरेटिव पिटिशन फाइल हो, रिव्यू पिटिशन फाइल हो, और इनको जस्टिस मिलना चाहिए। हमारे पास 2 ऑप्शन है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा उत्तराखंड का होने के नाते। जी जी, मैं आऊंगा सर इस पे। यस सर। सर इसमें एक चीज ये कही जा रही है, क्योंकि जस्टिस यूयू ललित साहब जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं और 3 जजेस की ये बेंच थी। अब रिव्यू पिटीशन अगर डाली जाएगी तो फिर क्या नए जज का इंतजार होगा या नए तरीके से बेंच बनाई जाएगी, क्या होगा? नहीं, इसका प्रोसीजर ये होता है जब भी कोई रिव्यू पिटीशन फाइल होती है, क्योंकि कल जो जस्टिस यू ललित सर का फेयरवेल में मैंने खुद अटेंड किया, बल्कि कल हमारा जो नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हो रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़ सर, उनका वो कल अपॉइंट होंगे और कल बैठेंगे। और जैसे ही हम रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे कोर्ट में, उसके बाद ये चीफ जस्टिस 2 जजेस ऑलरेडी रिटायर नहीं हुए हैं, वो 2 जज रिव्यू पिटीशन सेम कोर्ट में लगती है, वो 2 जज कई बार अलग कोर्ट में भी लग जाती है। एक रिव्यू पिटीशन में जस्टिस यू ललित और जस्टिस नागेश्वर राव थे, लेकिन दूसरी जब रिव्यू सुना गया आर्टिकल 137 में, तो कोई जज नहीं था, अलग रिव्यू पिटीशन बनी। तो चीफ जस्टिस जस्टिस चंद्रचूड़ 3 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। वही जज भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और वो करेंगे, और मुझे भरोसा है कि हमें जस्टिस मिलेगा। यानी कि बिल्कुल, यानी कि रिव्यू पिटीशन का अभी एक ऑप्शन है, न्याय मिलने की आस अभी टूटी नहीं है। आशुतोष मेरे साथ हैं। आशुतोष, फैसला हमारे सामने है, दिल्ली की निर्भया केस, उसके बाद पूरा देश रोया, हम भी रोए, लेकिन ये केस तो उससे पहले का है, उससे ज्यादा नहीं तो कम घिनौना भी नहीं है। निचली अदालतों ने इसे हिंसक कहा ये वो हिंसक जानवर हैं जो सड़कों पर शिकार ढूंढते हैं। ऐसी खबर भी है कि आरोपियों ने खुद फांसी की सजा के बाद रिहाई की अपील नहीं की थी। उस वक्त उन्होंने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि उम्र कैद दे दो हमें, आप उम्र कैद में हमारी सजा को तब्दील कर दो। फैसले की कॉपी है, मैं पढ़ रहा था, इसमें पेज नंबर 9 में जो पैरा 12 है उसमें एक एक सबूत बताए गए हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट में ये सबूत टिक नहीं पाए? ऐसा क्या हुआ कि आरोपियों को बरी करने के सिवा और कोई जजेस के पास विकल्प नहीं बचा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है और ये बहुत ही बुरा हुआ है और ये बहुत हीनस क्राइम है। इसके ऊपर कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है हमारे देश में। अब रहा बात कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया तो क्या हुआ, और जैसे आपने कुछ फाइंडिंग बताई कि क्या क्या मिला है, उसके बारे में आपने पैरा पढ़ा, लेकिन अगर आप ध्यान से और आगे अगर फाइंडिंग्स पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो आप बहुत ही क्लियर समझ जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों किया। देखिए, इसमें ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे पुराने जजमेंट्स हैं जिसके ऊपर रिलाई किया है और कहा है कि जो दोषी हैं, जब तक ये पूरी तरह से कंफर्म ना हो जाए कि उन्होंने ही इस क्राइम को किया है, तब तक उनको जो है सजा नहीं दी जा सकती, उनको इनोसेंट समझना चाहिए।
अब हमारे इस पर्टिकुलर केस में हालांकि ट्रायल कोर्ट ने इस पे जो भी है पूरी सुनवाई करी, पूरा ट्रायल किया और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचा पर कि दोषियों ये का क्राइम इन कन्फेशन लोगों भी ने तो है किया। आशुतोष जी। जी दोषियों का कन्फेशन है। नहीं, देखिए दोषियों का कन्फेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कहा जाता है कि उनके कन्फेशन को नहीं माना जा सकता है अगर वो ट्रायल में एक बार जा चुके हैं, क्योंकि वो एक अंडर प्रेशर होते हैं, पुलिस कस्टडी में होते हैं। बहुत बार जो है उनसे स्टेटमेंट जो है अपने हिसाब से बना करके उनसे सिग्नेचर ले लिया जाता है और ये बहुत कॉमन है। अगर कोई आदमी अरेस्टेड है तो उस वक्त वो पुलिस के साथ कोई बहस नहीं कर सकता कि ये मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया या मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं। वो अपने हैंडराइटिंग में भी उसको नहीं लिखता है। जी। उसको जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है वो अपने हिसाब से उससे पूछताछ करके एक रिपोर्ट बनाती है, एक स्टेटमेंट तैयार करती है जिसके ऊपर उसका सिग्नेचर लेती है। तो ऐसे मामलों में उसका जो स्टेटमेंट है उसको एडमिसिबल नहीं माना जाता है बहुत सारे केसेस में। बिल्कुल। और ये देखा जाता है कि जो बाकी विटनेसेस बोल रहे हैं और जो हमारे पास एविडेंस कलेक्ट होकर के आए हैं वो क्या कहते हैं। अब जैसे मैं अगर इस हाँ, केस इस की बात जजमेंट में भी करूं तो कहा है इसमें कि जिस जजमेंट जी में साफ साफ जी लिखा हुआ है कि क्रॉस जी एग्जामिनेशन नहीं किया एग्जामिनेशन गया। वो एक पार्ट है। क्योंकि उसमें 49 विटनेसेस थे जिसमें 10 जो है बहुत क्रूशियल विटनेसेस थे जिसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया, जिनसे क्रॉस करके पूछताछ नहीं की गई। और अगर हम और भी अगर बात करें जैसे कि जो डेड बॉडी जब जहां पे मिली वहां पे एक एक्यूज्ड का जो है पैन कार्ड या उसके एटीएम कार्ड ऐसे बहुत सारी चीज बरामद हुई है। लेकिन अगर हम उसी एक्यूज्ड का पुराना स्टेटमेंट देखें तो जिसमें उसने साफ कहा था कि जब उसको अरेस्ट किया गया था तभी जो है उससे सारी चीजें जो है पुलिस ने ऑलरेडी पहले रिकवर कर ली थी। तो ये रिकवर्ड जो चीजें जो पुलिस ने ऑलरेडी की थी उससे इन पर्सन की थी वो फिर वहां कैसे मिल सकता है। तो ये कोराबोरेट नहीं कर रहा है। उसके बाद जैसे जो बिल्कुल इसी तरह के लूप होल्स। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी, इसी तरह के लूप होल्स। बिल्कुल। देखिए जब डीएनए रिपोर्ट आया, डीएनए किया गया, वो जो रेड इंडिका कार है उसका भी रिपोर्ट जब मंगाया गया तो जो रिपोर्ट आई वो कोराबोरेट नहीं कर पाया, वो कंफर्म नहीं कर पाया कि ये इंसिडेंस जो है बिल्कुल इन्हीं 3 लोगों ने किया है। ऑलराइट। सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर मनोज कुछ कहना चाह रहे हैं। आशुतोष जी, डॉक्टर मनोज कुछ कहना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर मनोज। जी मैं खास तौर से ये कहना चाह रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पूरा ट्रायल किया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पनिशमेंट दे दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक ऐसी कोर्ट है जो सारा ट्रायल करती है और आई विटनेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज जो सारे कैदियों को देखते हैं, सारे व्यक्ति को देते हैं। पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, चार्जशीट फाइल करती है, चार्जशीट फाइल होने के बाद चार्ज फ्रेम पे मैटर लगता है, चार्ज करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चार्ज करने के बाद पूरा ट्रायल फेस करने के बाद उन कैदियों को देखता है, एनालिसिस करता है, ट्रायल होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद जजमेंट आता है। ये प्रोसेस होता है और उसके बाद हाई कोर्ट जजमेंट देती है और सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देती है ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और उसके बाद अगर रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट अगर चेंज कर दे अपना व्यू तो हम क्या बोलेंगे। हम ट्रायल क्या जो एग्जामिनेशन है हर किसी का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है एग्जामिनेशन लेने का, क्रॉस एग्जामिनेशन लेने का। एक बच्ची जो है जिसकी आंखों में वो तेजाब डाल गया, इतना ब्रूटल मर्डर कर दिया गया, क्या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन सही नहीं करा? जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, ट्रायल सही नहीं करा तो उस वक्त पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वो ऑर्डर क्यों नहीं किया, पास किया? मेरा ये क्वेश्चन है भारत के इंडियन जुडिशरी सिस्टम से। क्या अभी रिव्यू पिटीशन में वो ऑर्डर पलट जाता है? देयर आर मेनी रिव्यू पिटीशन वेयर सुप्रीम कोर्ट पास द ऑर्डर अगेंस्ट द ऑलराइट सर। आशुतोष, यस सर, आशुतोष कुछ कहना चाहिए। देखिए मेरे मित्र ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी कोर्ट ने किसी को निर्दोष करार कर दिया या दोषी करार कर दिया तो क्या वो अपील में जाकर के तो फिर तो अपील का सिस्टम ही बंद कर देना चाहिए मेरे मित्र के द्वारा। मतलब वो उनका तो ये कहना है कि जो ऊपर की जो अपीलेट कोर्ट है, एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिए सर, एक मिनट मेरी पूरी बात सुन ऑप्शन है अभी हमारे नहीं। हाँ तो आप कीजिए ना रिव्यू के लिए आपके पास पूरे राइट्स हैं, आपके पास पूरा पावर है, हम रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। हाँ रिव्यू जब आप फाइल करेंगे उसका जब ऑर्डर आएगा, और रिव्यू भी 2 ही कंडीशन में फाइल किया जा सकता है, या तो डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस हो या नहीं तो कुछ ऐसी एविडेंस जो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड थी। एविडेंस भी है। देखो आशुतोष जी का देखिए ये इसका ये फैसले का हम लोग यहाँ पर जो विश्लेषण कर रहे हैं, एक मिनट अब मैं दोनों से गुजारिश करूंगा। एब्सोल्युटली देखिए हम फैसले का जो विश्लेषण कर रहे हैं, देखिए मैं क्षमा चाहूंगा दोनों से। देखिए हम जो फैसले का विश्लेषण कर रहे हैं
वो हम इस दिशा में कर रहे हैं कि जो परिजन हैं जिनका अभी ये कहना है कि उनको भी न्याय नहीं मिला है, उनके पास अब आगे जाने के ऑप्शंस क्या हैं। स्वाभाविक रूप से जब रिव्यू पिटीशन फाइल होगी, जैसा डॉक्टर मनोज कह रहे हैं, रिव्यू पिटीशन जब फाइल होगी उस पर दोबारा से दलीलें रखी जाएंगी और उस वक्त जो ऑब्जर्वेशंस आएंगे ऑनरेबल कोर्ट के सामने उस पर उस तरह का फैसला होगा। और आशुतोष जिस तरह से कह रहे हैं कि जो एविडेंस मौजूदा परिस्थितियों में जो फैसला दिया गया है वो उसके आधार ये रहे। मुझे लगता है कि एक बार फिर से रिव्यू पिटीशन का चूंकि अधिकार है, जब कोर्ट के पास आएगा तो फिर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी मौका है। लेकिन डॉक्टर मनोज, देखिए मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, उनका यह कहना था कि पैरवी उतने प्रभावी ढंग से हो नहीं पाई, या शायद ये मामला एक गरीब गार्ड के वर्सेस इस बात को मानता हूं, दूसरा सिस्टम मैं इस है। बात को मानता हूं, एक गरीब गार्ड के पास बड़े बड़े वकील करने के पैसे नहीं होते हैं सर। फ्री लीगल एड से वकील मिला था इस केस में, है ना। उन्होंने बहुत अच्छे से किया होगा अपनी तरफ से, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। बट सर, आप तो उत्तराखंड सरकार के डिप्टी एडवोकेट जनरल हैं, आप बड़े कानून के जानकार हैं, मैं कुछ उम्मीद करूं आपसे इस केस में आगे। एक मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये मामला उत्तराखंड में रजिस्टर्ड नहीं है, ये मामला दिल्ली सरकार का मामला है, क्योंकि दिल्ली में एफआईआर हुई है। दिल्ली के इस केस में मैं आर्गू कर सकता था, इस केस में अगर मुझे इंगेज किया जाता तो मैं अपना वकालतनामा फाइल गोरखेलाल ऑफिस की तरफ से फाइल कर सकता था। बट एक पॉइंट आपकी मैं बताना चाहता हूं, ये 7/11/2022 का ऑर्डर है। इस ऑर्डर में अगर आप देखो, पिटिशनर के साइड सोनिया माथुर सीनियर एडवोकेट अपीयर हुई हैं और सीनियर एडवोकेट सिराजुद्दीन सीनियर एडवोकेट अपीयर हुए हैं, इतने सारे लॉयर अपीयर हुए हैं। अगर हम दूसरी साइड से देखें तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुई है स्टेट की तरफ से। और रही बात जो विक्टिम है, ये उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य का दिन है कि हम लोग किसी सीनियर काउंसिल को एंगेज नहीं कर पाए इसमें। हम लोग टॉप उस महिला की तरफ से एक भी सीनियर काउंसिल अपीयर नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट में। मैं ऑर्डर की शीट, ये लिस्ट देख रहा हूं। आशुतोष कुछ कहना चाहेंगे क्या आशुतोष? इस तरह के केसेस, आशुतोष को क्या कुछ इस तरह के केसेस जो हैं वो इसलिए कम पड़ जाते हैं क्योंकि हम वो जिजीविषा नहीं दिखाते हैं ये केस लड़ने की, वो जिजीविषा नहीं दिखाते हैं हम लोग, चाहे वो। सबसे पहले तो ये कहना कि एक्यूज्ड ने बड़े बड़े वकील को हायर किया, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने बिल्कुल फ्री सर्विस जो है लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा फोरम होता है, जो फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं लॉयर्स ने इस केस को चलाया है। और एमिकस क्यूरी जो थी डॉक्टर एडवोकेट माथुर, उन्होंने इसको आगे सक्सेना इन लोगों ने आगे बढ़ाया है। और उन्होंने फ्री सर्विस लिया है और फ्री सर्विस से लीगल एड लेकर के ये फैसला आया है। और देखिए, अपील, हर एक का अपील भी राइट है। जिस तरह से रिव्यू उनका राइट है, उसी तरह से अपील भी राइट है। और अपील में बहुत सारी चीजें जो है सामने आई हैं। और यहां तक कि जो फोटोग्राफर है जिसने फोटोज लिया था, उसके भी अगर हम स्टेटमेंट को देखें, उसने भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि वहां पे ये सारी चीजें बरामद की गई, ये सारी चीजें मिली हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बारीकी से, अगर कोई भी उस ऑर्डर को पढ़ता है ध्यान से, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर छोटे छोटे पहलू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। देखिए, जिसने गलत किया है, जिसने क्राइम किया, उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऑलराइट सर, मतलब ये नहीं है, बिल्कुल। देखिए, अब इस पूरे केस में हमें आगे देखना होगा कि इस पूरे केस में जब रिव्यू पिटीशन फाइल की जाएगी, और जैसा कि हमारे जो कानूनविद है उसमें अलग अलग पक्ष जो आज कोर्ट ने जिन आधार पर अपना फैसला सुनाया है वो भी हमारे सामने है, और आगे की राह किस तरह से प्रशस्त हो सकती है इस पूरे मामले में, वो पक्ष भी हमारे पास है। उम्मीद हम यही करते हैं, चाहे वो रिव्यू पिटीशन हो या उसके बाद और भी कानूनी राह हैं जो अख्तियार की जा सकती हैं। अंततो गत्वा न्याय मिले, क्योंकि न्याय नहीं मिला है परिजनों का इस वक्त यही कहना है, समाज का इस वक्त यही कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकाला आपने। डॉक्टर मनोज, थैंक यू सो मच। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का करते हैं रुख। और आज भारत 1 दिसंबर से G20 समिट की अध्यक्षता करने जा रहा है। ये एक बड़ी खबर है जिससे जुड़ी हुई चर्चा भी हम आगे करेंगे। G20 की कमान संभालने से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी का लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि G20 इंडिया का लोगो वसुधैव कुटुंबकम का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ड या थर्ड वर्ड ना हो, बल्कि वन वर्ड हो। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने
वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के मंत्र के साथ विश्व में अक्षय ऊर्जा क्रांति का आह्वान किया। इसके साथ ही भारत ने वन अर्थ वन हेल्थ के मंत्र के साथ वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने का अभियान भी शुरू किया। G20 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। यह समूह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन और भारत समेत कई देश शामिल हैं। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% वैश्विक कारोबार या 75% से ज्यादा और दुनिया की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। 1999 में G20 की स्थापना की गई और इसका मुख्य मकसद वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना है। दिसंबर से भारत के G20 की अध्यक्षता करने के कई मायने हैं। भारत साल 2023 में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और अब तक भारत ने G20 के संस्थापक सदस्य के रूप में कमजोर लोगों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया भी है। भारत G20 की अध्यक्षता ऐसे समय में कर रहा है जब वैश्विक राजनीति में तेजी से बदलाव आए हैं। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो लगातार बदल रही हैं। रूस यूक्रेन जंग और ताइवान मामले में चीन अमेरिका के बीच तनाव जारी है। ऐसे में भारत के सामने G20 सम्मेलन के आयोजन और इसके लक्ष्यों को हासिल करने की चुनौती जरूर होगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विदेश मामलों के जाने माने जानकार रॉबिन सचदेव सर जुड़ चुके हैं। रॉबिन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हम बता रहे हैं सर कि सिग्निफिकेंट ये तो है ही कि हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट ये भी है कि किन परिस्थितियों में कर रहे हैं। ये जो हमारी जो अध्यक्षीय पारी है G20 की, इस पर आपका विश्लेषण सर। थैंक यू। इनफैक्ट मेरे ख्याल से आपने सारी समरी अपनी ओपनिंग में ही बोल दी। ये जो हम अज्यूम कर रहे हैं प्रेसिडेंसी, अव्वल तो ये बहुत ही दुनिया के चैलेंजिंग टाइम्स हैं हर एस्पेक्ट पे, और G20 प्राइमरीली इकोनॉमिक ड्रिवन ग्रुप है, मानिए, राइट। तो बहुत सारी इश्यूज हैं दुनिया में इस समय, अभी आ जाएंगे, इन्फ्लेशन, रिसेशन, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी इत्यादि एक तरफ। उसके अलावा दूसरी चुनौती ये है, और इसको अभी देखना होगा इंडोनेशिया में कैसे होता है। रशिया को लेकर के अमेरिका कहता है मैं इस कमरे में बैठूंगा ही नहीं, ठीक है। तो इस इंडोनेशिया में जो बाली में जो हो रही है G20, इसमें क्या ये जो 20 देश है, 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, राइट, क्या ये सब के सब आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे या नहीं, या कितना कर पाएंगे? क्योंकि अगले एक वर्ष में ये डिवाइड जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज बनेगा। हमारा चैलेंज केवल यही नहीं है कि दुनिया में जो परिस्थिति है, डेफिनेटली फूड सिक्योरिटी का मामला हो गया, एनर्जी सिक्योरिटी का मामला हो गया, रिसेशन दुनिया भर में, इन्फ्लेशन दुनिया भर में, इन सब के अलावा क्या दुनिया के देश आपस में मिलजुल के कुछ काम कर पाएंगे? हमारे लिए वो बहुत बड़ी चुनौती होगा, हमारी लीडरशिप को। एब्सोल्युटली सर। लेकिन क्या इस बार के जो इंपॉर्टेंट एजेंडे होंगे वो क्या होंगे? देखिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बदलती राजनीतिक परिदृश्य है उसमें एजेंडे भी लगातार बदलते जा रहे हैं। अभी हम कहते थे कि भाई पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है एक जमाने में कभी पर्यावरण के मुद्दे पर शिफ्ट था, फिर पता चला कि नहीं, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस उत्पन्न हो रही हैं उस पर हो गया। फिर पता चला कि एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस, पेट्रोलियम क्राइसिस, जो बढ़ती हुई महंगाई है उस पर अब सब देशों का ध्यान होना चाहिए। आतंकवाद बीच बीच में उभर कर सामने आता रहा, लेकिन इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि G20 देशों का महत्वपूर्ण सबसे अधिक मुद्दा जिस पर वो सबसे अधिक फोकस होकर आगे बढ़ना चाहेंगे? आई थिंक कुछ चीजें आपने क्लियर कट कह दी हैं। रिसेशन का मुद्दा, इन्फ्लेशन का मुद्दा, अभी हम बाकी और चीजों में आते हैं, बट एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो बहुत बड़ी दिक्कत है इस समय दुनिया में आ रही है, डेट को लेकर के। जो इकोनॉमीज, श्रीलंका को हम भूल गए हैं, राइट, उसका क्या हाल हुआ डेट को लेकर के। इधर लेबनान, इजिप्ट, करीब 60 देश एंड अबाउट 60 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, आई थिंक, जो इस समय एकदम मतलब एज पर हैं बिकॉज ऑफ डेट। वो डिफॉल्ट की स्टेज पे है ये सारी कंट्रीज। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप इंग्लैंड को ही ले लीजिए, इंग्लैंड भी तो अगर लिस्ट्रस रहती तो जो सारा मामला ये हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटिश इकोनॉमी 40 बिलियन पाउंड कहां से लाती, ओके, कोलैप्स करती। तो ये जो है लेंडिंग या नॉट लेंडिंग, डेट, कंट्री डेट का इश्यू इज गोइंग टू बी अ बिग वन ऑल्सो। इसको सेंट्रल बैंक्स कैसे हैंडल करें? इसके अलावा डेफिनेटली यस, एक आएगा, देखिए, एनर्जी या ऑयल को लेकर के
प्राइसेस की बात तो अलग है, वो एक और बड़ा चैलेंज है। ओपेक की कंट्रीज क्या अमेरिका के साथ तालमेल बिठाएंगी? अभी तो नहीं लगा, उन्होंने माना नहीं, राइट। और उसके अलावा अमेरिका विल कम विद प्राइस कैप कर दी जाए, राइट, कि रशिया चाहे बेच भी रहा है तो जिनसे भी जो भी देश खरीदे वो ऑयल इस कीमत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा महंगा तेल बिकेगा रशिया का तो रशिया को पैसा ज्यादा मिलेगा, इसलिए तेल की कीमत, रशियन तेल की कीमत पे कैप लगा दी जाए। क्या इस पे देश एग्री होंगे? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक, और ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। ओके, देन ऑफ कोर्स फूड सिक्योरिटी को लेकर के वो तो सारा है ही, उसमें क्या कर लेंगे ये G20 कंट्रीज? ग्रेन डील यूक्रेन से निकल रही है वो ठीक है, पर उसके अलावा क्या करेंगे फूड सिक्योरिटी को लेकर के, माल न्यूट्रिशन को लेके, पावर्टी को लेके? अब अनफॉर्चुनेट बात ये होगी कि दुनिया में पावर्टी जैसी इशू, माल न्यूट्रिशन जैसी इशू, कुछ हद तक इवन आतंक जैसी इशू, हालांकि आतंक G20 में हमें ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना चाहिए मानिए, क्योंकि है आतंक इज अ बिग इशू, बट G20 इज मोर फोकस ऑन इकोनॉमी, राइट, सपोजिंग। तो पावर्टी, माल न्यूट्रिशन, डिवाइड, जो डिवाइड है, इन इक्वालिटी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आई मीन यूर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, दुनिया में हर जगह इन इक्वालिटी इज ग्रोइंग, द रिच आर ग्रोइंग रिचर रिचर रिचर, द मीडियम एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर पुअरर पुअरर। तो दुनिया की इकोनॉमी इस चीजों को कैसे संभालेगी? इन चीजों का तो अब डिस्कशन होगा, बट मेन ऑक्सीजन जो सारे कमरे में चली जाएगी, सारा जो फोकस एनर्जी चला जाएगा, वो इसी पे रहेगा कि रशिया को लेकर के क्या स्टांस है, ऑयल प्राइस की क्या कैप का होगा, रिसेशन को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के, और गवर्नमेंट्स का जो डेट है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उनको कैसे IMF पे जो जो भी इनके स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं उस पर भी बात चल रही है, SDRs, उसमें डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि वही कंट्रीज ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है IMF को, तो अगर उन्हें लोन चाहिए तो उनको प्रायोरिटी मिल जाती है वर्सेस द डेवलपिंग कंट्रीज। तो इस चैलेंज को कैसे सॉल्व किया जाएगा? यानी कि पूरा की बकेट है इश्यूज का, जो कि बहुत ही रेलेवेंट है, और इन सारे मुद्दों को एड्रेस करना होगा अपनी इस पूरी अध्यक्षीय पारी में भारत को। और स्वाभाविक रूप से मौजूदा जो हमारी इमेज है वर्ल्ड में, वो ऑलमोस्ट एक लीडर की तरह तो उभर ही चुकी है, और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया की, न सिर्फ G20 की, बल्कि पूरी दुनिया की उम्मीदों पर भारत जरूर खरा उतरेगा अपनी इस प्रेसिडेंशियल जर्नी में। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। रूस दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। दोनों ने मॉस्को में आपसी हितों के मुद्दों पर और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। विदेश मंत्री कल शाम मॉस्को पहुंचे थे। मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा कि इस साल हमारी 5वीं मुलाकात है और हम लंबी साझेदारी और एक दूसरे को जो महत्व देते हैं उसी पर बात करेंगे। इस संवाद को आगे बढ़ाने के लिए मॉस्को में आकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकारों के बीच विभिन्न स्तरों पर मजबूत संपर्क बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले, बड़ी गर्मजोशी से मिले, समरकंद में सितंबर में, और रक्षा मंत्रियों की भी बातचीत हुई। The world is moving towards greater multipolarity through steady and continuous rebalancing, and that especially means a multipolar Asia. As prominent nations who have a positive history of working together, this will naturally influence the conversations between Russia and India. Our two countries are members of the G20, the BRICS and the... क्या मंदी दस्तक देने लगी है? भारत में जॉब्स कट का दौर जारी है। इसकी चपेट में IT पेशेवर तो आ रहे हैं, साथ ही एडटेक स्टार्टअप्स भी छटनी में लगे हुए हैं। कोरोना के बाद पटरी पर लौटती इकोनॉमी के बाद मंदी का डर क्या नए रिक्रूटमेंट के लिए खतरे की घंटी है? एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल के 2 साल के सूखे के बाद इकोनॉमी पटरी पर आती दिखी। अचानक नौकरी के अवसर बढ़ने लगे। स्टार्टअप से लेकर देश की जाने मानी IT कंपनियों ने नई नई भर्तियां की। एक वक्त एट्रिशन इतना ज्यादा था कि कंपनियों ने बहुत लोगों को बेंच पर रख लिया, यानी भले ही काम नहीं था मगर भर्ती कर ली, ताकि लोगों के छोड़कर जाने से भी काम प्रभावित ना हो। इस अफरा तफरी में कई युवाओं को ऑफर लेटर तो मिले, लेकिन नौकरी नहीं। यही हकीकत है। TCS, विप्रो, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसे शीर्ष IT और टेक फर्मों ने पहले तो ज्वाइनिंग टाली और फिर 3-4 महीने बाद ऑफर लेटर को कैंसिल कर दिया। ये तो IT सेक्टर की बात हुई। अब आपको बताते हैं एडटेक स्टार्टअप्स कंपनियों का हाल। अनअकैडमी ने अप्रैल में करीब 600 और जून में 150 कर्मचारियों की छटनी की।
वहीं एक बार फिर उसने करीब 350 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी है। इसके लिए कंपनी ने मौजूदा आर्थिक हालातों का हवाला दिया है। बायजूस की बात करें तो जून महीने में उसने 2500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। इसके बाद अक्टूबर में कंपनी ने एक बार फिर 2500 कर्मचारियों की छटनी कर दी। एडटेक स्टार्टअप वेदांतु भी इस साल 3 चरणों में अब तक 700 कर्मचारियों की छटनी कर चुका है। इन एडटेक कंपनीज का कहना है कि उन्हें फंडिंग जुटाने में दिक्कतें आ रही हैं। अब दुनिया की जानी मानी उन सोशल मीडिया कंपनियों की बात करते हैं जिन्होंने ठीक इसी तरह मंदी की छटनी शुरू कर दी है या करने वाले हैं। ट्विटर ने भारत में अपने 200 स्टाफ में से 90% स्टाफ को निकाल दिया। मस्क का कहना है कि कंपनी को रोजाना करीब 33 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था। वहीं मेटा ने भी साफ कर दिया कि वो अपने कर्मचारियों की संख्या में बड़ी कटौती करने वाली है। मार्क जकरबर्ग पहले ही कह चुके हैं कि कंपनी पर किए गए इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आने में कम से कम 10 साल का समय लग सकता है। इसलिए कंपनी की हायरिंग की बजाय कंपनी की लागत को कम करने पर फोकस है। दरअसल केपीएमजी ने इस साल के अपने इंडिया सीईओ आउटलुक में कहा था कि मौजूदा समय में इंडियन सीईओज की सबसे बड़ी चिंता महामारी, बढ़ती ब्याज दरें, महंगाई और मंदी की आशंका है। भारत में 66% सीईओज अगले साल मंदी की आशंका जाहिर कर रहे थे। ऐसे में कंपनियां पहले ही मंदी से निपटने की तैयारी में लग गई हैं। लेकिन उन युवाओं के भविष्य का क्या जो डिग्री लेकर नौकरी के इंतजार में बैठे हैं या नौकरी से निकाले जाने के बाद नई नौकरी की तलाश में हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पुलिस साइबर फ्रॉड के एक तरीके का पता लगाती है तो जालसाज दूसरे तरीके अपनाने शुरू कर देते हैं। मुंबई में फ्रॉड का एक ऐसा ही मामला सामने आया। जालसाजों ने एक शख्स को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर 80,000 रुपए का चूना लगा दिया। देखिए इस रिपोर्ट को। जालसाज धोखाधड़ी करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। आपकी तरफ से थोड़ी सी लापरवाही हुई नहीं कि आपका खाता साफ। साइबर क्राइम करने वाले ठग पुलिस के लिए आए दिन नई चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। ठगी का एक नया मामला सामने आया है मुंबई में। यहां एक शख्स को व्हाट्सएप के जरिए 80,000 रुपए का चूना लग गया। दरअसल मुंबई के पवई इलाके में रहने वाले पीड़ित को व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। जालसाजों ने पीड़ित का सीनियर अधिकारी बनकर मैसेज किया। मैसेज में लिखा था कि वो एक मीटिंग में व्यस्त है और उसे कुछ अर्जेंट गिफ्ट कार्ड चाहिए। मैसेज में 80,000 रुपए के अमेजॉन गिफ्ट कार्ड मांगे गए। पीड़ित को भरोसे में लेने के लिए मैसेज में यह भी कहा गया कि गिफ्ट कार्ड के पैसे वो ऑफिस से रीइंबर्स कर ले। पीड़ित ने अपने अधिकारी का डीपी देखा तो उसे भी विश्वास हो गया कि ये मैसेज उसके अधिकारी ने ही किया है और पीड़ित करीब 80,000 रुपए की कीमत के 9 गिफ्ट कार्ड खरीदकर उसी नंबर पर भेज देता है। पीड़ित को तब शक होता है जब ये कार्ड भेजने के बाद उसे और भी गिफ्ट कार्ड मांगे जाते हैं। शक होने पर पीड़ित ने अपने अधिकारी को फोन किया तो वो सन्न रह गया। उसे मालूम पड़ा कि उसके अधिकारी ने कोई गिफ्ट कार्ड नहीं मांगा था। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। ये पहली बार नहीं है जब ठगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर ठगी को अंजाम दिया हो। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं और कई इस तरह के मामले अभी भी चल रहे हैं। जालसाज रिश्तेदार या बॉस बनकर या कोई दोस्त बनकर पैसे ऐंठ लेते हैं, लेकिन आपकी थोड़ी सी सतर्कता आपको इन जालसाजों से बचा सकती है। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अगर आपको फेसबुक या व्हाट्सएप पर किसी परिचित से पैसे की डिमांड करते हुए कोई मैसेज आए तो पहले उसको वेरीफाई जरूर करें। सीधे मैसेज पर विश्वास करने की बजाय संबंधित शख्स को फोन करके पुष्टि कर लें। अक्सर जालसाज फेसबुक अकाउंट हैक करके ऐसे मैसेजेस भेज देते हैं और आपके व्हाट्सएप पर भी इस तरह से मैसेज भेज देना अब कोई नई बात नहीं। भलाई इसी में है कि आप किसी भी मैसेज पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। पहले मैसेज को वेरीफाई करें और उसके बाद ही कोई रकम या डेटा साझा करें। सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। देश में होने वाले सड़क हादसों में अक्सर गलती किसी और की होती है और नतीजा किसी और को भुगतना पड़ता है। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी कहेंगे कि करे कोई और भरे कोई। सड़क हादसों के शिकार अक्सर वही हो जाते हैं जिनका गाड़ी या फिर उससे चलाने वाले से कोई लेना देना नहीं होता। और नागपुर और गुरुग्राम से आई 2 तस्वीरें इस बात पर एकदम सटीक बैठती हैं। पहली बात नागपुर की। एक ट्रक 2 बाइक सवार, टक्कर होनी थी किसी और से लेकिन टकरा गया कोई और। ये घटना सुनने और समझने में कुछ अटपटी सी लग रही होगी, तो पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एक ट्रक अपनी लेन में चला आ रहा है, तभी एक बाइक सवार बगल से आता है जिसे बचाने के लिए ड्राइवर ट्रक में ब्रेक लगाता है, जिससे ट्रक मुड़कर टेढ़ा हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से आ रहा एक दूसरा बाइक सवार रुक जाता है, जिसके बाद अनियंत्रित होकर बस दूसरे बाइक सवार को टक्कर मारते हुए पुल से नीचे गिरा देती है। हादसे की ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। ट्रक को क्रेन की मदद से ऊपर खींच लिया गया, जबकि टक्कर लगने के बाद बाइक सवार पुल से नीचे गिर गया।
जिससे उसकी मौत हो गई। घटना महाराष्ट्र के नागपुर जिले की है, जबकि ये वीडियो नागपुर के काटोल जाम नदी के ऊपर बने पुल का बताया जा रहा है। हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति का नाम योगेश रीठे है। वहीं इस हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर भी जख्मी हुए हैं। देखिए कैसे नशे में धुत इस कार सवार ने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में जिस बुजुर्ग को कार से टक्कर लगी उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एनआईए ने आतंकी दाऊद इब्राहिम के गिरोह डी कंपनी के खिलाफ एक नई चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में डी कंपनी पर एनआईए ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आरोप है कि डी कंपनी अब हिंदुस्तान विरोधी साजिश को अंजाम देने के लिए दंगा सेल बना चुकी है। और यही नहीं, इस दंगा सेल के साथ साथ डी कंपनी के निशाने पर देश के बड़े राजनेताओं के साथ ही कई बड़ी हस्तियां भी। स्क्रीन पर दिख रहे इस चेहरे को कौन नहीं जानता। पाकिस्तान में छिपकर भारत विरोधी साजिशों को अंजाम देने वाला ये आतंकी दाऊद इब्राहिम है। आईएसआई का मोहरा दाऊद पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के साथ मिलकर लंबे समय से भारत पर हमले की साजिश रचता आ रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता की वजह से वो हर बार नाकाम हो जाता है। इसलिए अब उसने दंगा कराकर भारत को जख्म देने की साजिश रची है। दंगे की आड़ में दाऊद की हिट लिस्ट भी बन चुकी है और इसे अंजाम देने के लिए फंडिंग भी हो रही है। डी कंपनी के खिलाफ दायर एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक डी कंपनी के निशाने पर देश के बड़े राजनेता हैं और कई बड़ी हस्तियां भी। दाऊद ने डी कंपनी के दंगा सेल को मोटी रकम भी भेजी थी ताकि प्लान पर जल्द से जल्द काम शुरू हो सके। पैसे हवाला के जरिए भेजे जा रहे थे। अब सवाल है कि ये बात एनआईए को पता कैसे चली और दाऊद के बनाए दंगा सेल को लीड कौन कर रहा है। दरअसल एक टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के दौरान एनआईए को ये अहम जानकारी मिली। टेरर फंडिंग के मामले में कुछ समय पहले एनआईए ने आरिफ शेख और शब्बीर शेख नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच से पता चला है कि दोनों आरोपी पाकिस्तान से दुबई के रास्ते 25 लाख की रकम मुंबई भेजी थी और ये पैसे छोटा शकील के जरिए दोनों तक पहुंचाए गए थे। एनआईए ने दावा किया है कि इसी पैसे से देश के कई इलाकों में दंगा कराने की साजिश भी थी। इस मामले में एक और नाम सामने आया था, कुरैशी। एनआईए के मुताबिक कुरैशी ही वो शख्स है जो दाऊद की इस पूरी साजिश को अंजाम दे रहा था। फिलहाल एनआईए अब सिंडिकेट के बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है और ये जानने की कोशिश में जुटी है कि सिंडिकेट का जाल देश के और किन किन हिस्सों में फैला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों का मौसम भी ठंडा हो चला है। हिमाचल के लाहौल स्पीति, रोहतांग के साथ ही जम्मू कश्मीर के गांदरबल, पुंछ और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हुई है। आपको 4 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिनको देखकर आप बर्फबारी का अंदाजा लगा सकते हैं। बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पेड़, ताजी बर्फबारी और बर्फ में खेलते पर्यटक। ये नजारा है कश्मीर के गुलमर्ग का। दूर दूर से इस खूबसूरती का आनंद लेने आए सैलानी इन लम्हों को अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं। कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई स्नोमैन बनाने की कोशिश कर रहा है। ठंड की दस्तक के साथ ही पहाड़ों पर बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम की चोटियों पर दूर दूर तक सिर्फ बर्फ की सफेद चादर ही दिखाई दे रही है। कश्मीर के गुलमर्ग में सैलानियों की भीड़ लगी है। पहली बार बर्फबारी देख रहे लोगों का कहना है कि बर्फ इतनी खूबसूरत है कि उनका घर जाने का मन नहीं कर रहा। वहीं कुछ का कहना है कि भारत में अगर कहीं जन्नत है तो वो सिर्फ कश्मीर में। राजौरी में भारी बर्फबारी के कारण यहाँ की ऐतिहासिक मुगल रोड पिछले 2 दिनों से बंद है। हालांकि प्रशासन ने सैलानियों को किसी तरह की समस्या ना हो, इसका ध्यान रखते हुए रोड की क्लियरेंस का काम भी शुरू कर दिया है। सीजन की पहली बर्फबारी ने एक बार फिर कश्मीर के टूरिज्म में जान डाल दी है। निसंदेह ही इस बर्फबारी से एक बार फिर यहाँ का पर्यटन उद्योग जो है उसमें जान आ गई है। इस वर्ष हमने समर में भी देखा करीबन 25 लाख के करीब टूरिस्ट यहाँ अब तक पहुँच चुके हैं
और अब जो विंटर टूरिज्म की शुरुआत हुई है उसमें भी उम्मीद की जा रही है कि रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक कश्मीर घाटी पहुंचेंगे और निस्संदेह ही ये यहाँ के पर्यटन उद्योग के लिए एक अच्छी खबर है। कैमरा पर्सन फाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, ज़ी मीडिया, गुलमर्ग। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर दुनिया के मंच पर बेइज्जती को बर्दाश्त किया और ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि इस्लामाबाद के लिए कुछ पैसों का जुगाड़ कर पाए। शहबाज की लेटेस्ट तस्वीर देखकर आप भी सोचेंगे कि लगातार शर्मिंदा क्यों होता जा रहा है पाकिस्तान। हमारे जनाब वजीर आजम साहब अपने मोबाइल फोन में लगे हैं, पता नहीं अब वो क्या कर रहे हैं, कैंडी क्रश खेल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बातचीत करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आते आते कुछ थोड़ा बहुत वहाँ से भी ले आएंगे। मिस्र में यूएन क्लाइमेट समिट की मीटिंग हो रही है। दुनिया भर के नेता मंच पर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इन सब से अलग अकेले ही मंच पर साइड में खड़े हैं। कोई नेता उन्हें भाव तक नहीं दे रहा और अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए शहबाज शरीफ मोबाइल में बिजी होने का दिखावा कर रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकारों ने शहबाज शरीफ की पोल खोल दी। तस्वीरों में भी देखिए, मंच पर सबसे पीछे की लाइन में शहबाज खड़े हैं। दुनिया का कोई देश पाकिस्तान के पीएम को नोटिस तक नहीं करता है। इसकी वजह क्या है, ये खुद शहबाज शरीफ से सुनिए। वो जब भी किसी देश जाते हैं तो कंगाल पाकिस्तान की तरफ से डिमांड रख देते हैं। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। शहबाज की यही आदत दुनिया के नेताओं को उनसे दूर रखती है। अब मिस्र से आई तस्वीरों में देखिए, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो के पहुंचने की तस्वीरें आई। यूएई के प्रेसिडेंट के वेलकम का भी वीडियो आया, पर वर्ल्ड मीडिया के लिए पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए शहबाज शरीफ की कोई तस्वीर तक दिखाई नहीं दी। मिस्र के शर्म अल शेख में ये मीटिंग हो रही है और वहां से पाकिस्तान के सबसे बड़े शर्म की तस्वीरें आई हैं। जैसा पाकिस्तानियों ने सोचा, शहबाज ने बिल्कुल वही किया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जैसे ही बोलने का मौका मिला, उन्होंने पहले पाकिस्तान की खराब हालत बताई और फिर दुनिया के सामने अपना कटोरा रख दिया। In my country, Chekjan, millions of people are going into winter without the shelter or livelihood. That is their fundamental right. ये भी संभव है कि जब तक शहबाज वापस इस्लामाबाद आए, तब तक सब कुछ बदल गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान को कटोरा लेकर घूमने वाला कोई नया वजीर आजम मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।